नमस्कार। पहला दोस्तों पंकज रौतेरा, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज आज बनी वो बिहार चुनाव परिणाम के बाद बनी। बिहार में जो परिणाम आए हैं, चुनावी नतीजे आए हैं, उसका असर लग जाएगा बल और आगे जो तैयारियां चुनाव की प्रदेश में हो रही हैं वहां पर भी असर देखा जाएगा। क्योंकि असर इसलिए, एक तरफ बीजेपी वाले उत्साहित हैं, गदगद हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पार्टी कार्यालय में जश्न की तस्वीरें। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर एक और उलझन पैदा कर दी बिहार चुनाव के नतीजों ने। क्योंकि वैसे ही कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को लेकर, नई धार देने को लेकर काम कर रही थी, लेकिन बिहार चुनाव के जो नतीजे आए वो कांग्रेस को बूस्टअप करने वाले तो कतई नहीं दिखाई दिए। ऐसे में एक नई खबर ये भी कि नतीजे इधर सामने आ रहे थे, उधर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से, हाईकमान से दिल्ली में मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। ये 2-3 जो नेता अभी अध्यक्ष, चुनाव समिति के अध्यक्ष, इनको छोड़कर 12 तकरीबन बड़े नेताओं या बड़े नेताओं का नाम है उस सूची में, जिन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे से कि हमको आपसे मिलना है, या राहुल गांधी से हमें आपसे मिलना है। किस लिए मिलना होगा बल? ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उससे आपका परिचय कराता हूँ और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रभा बंदूनी जी हैं, महेश जोशी जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, राजेंद्र बिष्ट जी विश्लेषक राजनीतिक हमारे साथ हैं, गजेंद्र रावत जी स्वतंत्र पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आज हम कांग्रेस से करने जा रहे हैं। जैसा कि नतीजे आ चुके हैं बिहार चुनाव के। जोशी जी, बहुत कुछ लगा कि कुछ बदलेगा शायद माहौल अब कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन सबसे इतर अभी नए प्रदेश पोरियाल साहब ने कार्यभार ग्रहण किया नहीं है। वो अभी मैंने देख रहा था उनके फेसबुक पेज को, कह रहे थे कि हम कल कार्यालय पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचिएगा, लोगों से अनुरोध कर रहे थे। लेकिन उन सबके बीच एक जो प्रेस रिलीज मेरे हाथ में आई, वो ये कि कुछ नेता वो आलाकमान से मुलाकात चाहते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं। तिलकराज बेहड़ का नाम उसमें शामिल है और भी कई नाम। ये क्यों मुलाकात चाहते हैं? क्यों मुलाकात करना चाह रहे हैं? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, पहले तो बिहार चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है तो हम उस हार को स्वीकार करते हैं, और जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया है उसको हम स्वीकार करते हुए दोबारा जो भी जनता के मुद्दे हैं उन्हें लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। और जिस तरह से बिहार चुनाव में कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है, जो जो जनता की समस्या थे वो समस्याएं उठाने का काम किया है। और जिस तरह से भाजपा द्वारा वोट खरीदने की कोशिश की गई, उस पे जो भी जनादेश आया है, जो जनता को जो समझ में आया है, उस आधार पर हम ये कहते हैं कि ठीक है, जनता का आदेश है, हम जनता का आदेश स्वीकार करते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हुए दोबारा ये जनता के अदालत में जाएंगे और जनता के मुद्दों को और बखूबी ढंग से उठाने का काम करेगी कांग्रेस। ठीक है। ये कांग्रेस नेताओं के दूसरा, बारे में जरा बताइएगा ना, क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं? कुछ लोग तो दिल्ली में ही हैं, सारे कांग्रेस वालों को दिल्ली भेज देते हैं। क्यों मुलाकात के लिए ठीक है, वक्त मांगा है? ठीक है, परिवार, ये कांग्रेस एक परिवार है, परिवार में कुछ बात सामने आती है तो ठीक, अपने सीनियर परिवार के बड़े सदस्यों के बीच में बैठ के अपने शिकायत दर्ज की जाती है। ये तो परिवार का मामला है, इसमें तो कौन सी शिकायतें ज्यादा हैं वो? बोलने की कौन सी आवश्यकता नहीं शिकायतें हैं? है। बस जनता जानना चाहती है ना। वो आगे वोट मांगने के लिए जाएंगे तो फिर शिकायतों के साथ जाएंगे। कौन सी नाराजगी, कौन सी शिकायतें हैं जो ये 12 लोग तो करने के लिए जा रहे हैं? जो चीजें सामने आई है, कुछ चीजों में केंद्र के निर्णय से सहमत ना हो तो उसमें अपनी अपनी बात रखने का है, लोकतंत्र है कांग्रेस का, जो अपना लोकतंत्र है, अपने बातें बोलने की आजादी है, तो वो अपनी बातें रख रहे हैं सीनियर लीडर्स के आगे। जी, चलिए। एक चीज ये भी है जोशी जी, अगर की स्थिति साफ नहीं होगी ना, वो कहते हैं कि पारदर्शिता वाली बात, अगर पारदर्शी तरीके से जनता के सामने बातें और चीजें नहीं आएंगी तो फिर उसके बाद और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बंधु जी के पास में जा रहा हूँ। बीजेपी के लिए अच्छी खबर कि बिहार में एनडीए की सरकार, बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आगे के लिए भी। लेकिन आपके लिए मसला थोड़ा सा दूसरा है। बीजेपी तैयारियां कर रही है, सटीक बैठ रही है तैयारी, ये सब अच्छी बात है। मैंने एक चीज देखी हाल में,
एक दो बयान चर्चा में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा उन बयानों पर फोकस कीजिएगा और इस कांग्रेस वाले मसले पर भी कि कांग्रेस के ये नेता गुटबाजी, और आप बात कर सकती हैं, आपको क्या लगता है, सियासी तौर से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत के बीच एक अलग तरह का युद्ध चल रहा है। उन्होंने एक साजिश का जिक्र किया कि भैया काम नहीं करते थे, ऐसा है, कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगी? और बिहार चुनाव नतीजे? हाँ, रौतेला जी, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को सबसे पहले जो हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनको भी बधाई देना चाहूंगी। देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है तो कहीं न कहीं रणनीति बनाई जाती है, लेकिन उसके लिए जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता वहां पर थे, जिन्होंने इतनी मेहनत दिन रात करी है और जितनी भी हमारी योजनाएं सरकार चलाती है, उनको हर जन तक पहुंचाया है, तो ये बहुत बड़ा काम अपने में होता है। क्योंकि कल भी हम यही देख रहे थे वहां पर कि अगर हम बिहार के राज्य की बात करें तो वो अपने में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, हम देखते हैं, और ज्यादातर वहां पे ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहां के अगर हम आज ये विश्लेषण हो रहा है कि महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट किया है, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी वहाँ एनडीए की सरकार थी और जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया महिलाओं के लिए। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ठेला लगाने वाली हमारी बहनें हो या उनको सशक्त बनाना हो, आत्मनिर्भर बनाना हो, तो देखिए, और जो हमारी योजनाएं वहां पर सरकार की रही हैं वो सबको मिली हैं। और ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि जो योजनाएं तो सरकार लेकर आती है लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए वो बधाई के पात्र हैं कि जो कुछ भी उन्होंने काम किया है या हम अगर योजनाएं लाए हैं तो उनको अपने धरातल पर भी उतारा है। हाँ। तो ये सब चीज मैं ये कहूंगी कि जो कांग्रेस, अभी मैं सुन रही थी, आरोप लगा रहे थे कि इन्होंने वोट चोरी किया है, तो देखिए, मुझे लगता है इनको भी अगर ये विकास के लिए कोई विजन अपना तय करेंगे तो इनको भविष्य में भी तभी फायदा मिलेगा। इस तरह कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, कभी वोट चोर, इस तरह के आरोप और नकारात्मक राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य भी इनका उत्तराखंड में भी गर्त में जाने वाला है। और अगर देखिए उत्तराखंड की हम बात करें तो जिस प्रकार इनका भी नेतृत्व, मैं कहूंगी, राज्य में नया गठन हुआ है, तो देखिए, मुझे नहीं लगता उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर ये अब जो गोदियाल जी इनके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो 2022 के चुनाव में भी अध्यक्ष थे, तो क्या उसका परिणाम रहा वो भी हम सबके सामने है। और जी। दूसरा देखिए, जो इनकी राजनीति है, बहुत नकारात्मक विपक्ष की भूमिका ये लोग निभाते हैं। अगर आप आज इनसे, हमारे को जनता ने दोबारा मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी दोबारा वो विजयी होकर आई है, तो देखिए, वोट तो जनता करती है ना। कोई विपक्ष, ठीक है, वो तो अगर विपक्ष है तो विपक्ष को वोट करेगा, लेकिन अगर जनता हमारे काम से खुश है, भारतीय जनता पार्टी के काम से, तभी उन्होंने हमें वोट किया है। और अगर आज डबल इंजन की सरकार है, तो चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तराखंड हो, हमें निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और वो उत्तराखंड को तो वो अपना दूसरा कहते हैं, मेरा घर यहाँ पर है, डबल इंजन हमारे की लिए सरकार आर्थिक की रूप बात से। कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डबल डबल जो डबल इंजन की सरकार वाली बात आती है ना, मुझे बहुत सारी तस्वीरें उत्तराखंड वाली, कहीं मशाल जुलूस, कहीं पदयात्रा, कहीं धरना प्रदर्शन, और कहीं हाईकोर्ट का सख्त कमेंट कि आप हाजिर हो, फलाना हाजिर हो, ये चीजें सामने आती है। इस पर फिर बात करेंगे। मैम, गजेंद्र रावत बड़े भाई मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र भाई, थोड़ा सा आकलन कीजिएगा, बताइएगा। कंपेयर तो हम कर नहीं सकते कहाँ बिहार कहाँ उत्तराखंड, लेकिन सियासी तौर पर क्या कंपैरिजन, क्या स्थिति चुनौती वाली कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, या भी बता सकते हैं? दूसरा ये कि ये जो 12-13 लोगों का नाम चर्चा में आ रहा है, ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, क्या हम समझे कि कांग्रेस में अब भी वही स्थिति है जो पहले थी? इस देश के इतिहास में ये पहला चुनाव था, जो बिहार चुनाव की आपने बात करी, कि चुनाव से पहले 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए। तो आप देखिए कि वो 10,000 रुपए किस काम के लिए दिए गए। अगर आप कह रहे थे कि वहां सुराज है, सुशासन है, नौकरी है, पेशा है, सब काम बहुत बढ़िया चल रहा था, तो ऐसी कौन सा मतलब आफत आ गई थी कि आपको वहां पर चुनाव से जस्ट पहले 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने पड़े? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जिनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोग दिल्ली में कहते थे कि रेवड़ी कल्चर है ये। अगर आप किसी की पेंशन योजना लागू करते हैं, कह रहे हैं ये रेवड़ी कल्चर है। वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, तो ये कहते हैं रेवड़ी कल्चर है। उन्होंने कहा हमने सैनिकों के शहीद होने पे 1 करोड़ रुपए दिए। मतलब दूसरों की योजनाओं को रेवड़ी कल्चर बताने वाले लोग, इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा ये कि 2025 में बिहार के चुनाव से ठीक पहले जब 21 लाख लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाले गए, तो भारतवर्ष का चुनाव आयोग मौन था। और अभी जिस जो जो ट्रैक इन्होंने तैयार किया था उस चुनाव आयोग के माध्यम से, वो तो पूरे देश ने देखा। अभी हमने कुछ दिन पहले देहरादून में देखा कि देहरादून से ट्रेनें भर भर के जा रही हैं। जो लोग
अभी यहाँ पर नगर निगम के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में भारी संख्या में यहाँ पर वोट दे रहे थे, वही लोग बिहार जाकर वोट दे रहे हैं। तो फिर वो जो कह रहे हैं कि उनका जो सर फार्मूला था SIR का, कि उन्होंने पूरे देश में बहुत शानदार व्यवस्था कर दी कि एक व्यक्ति का नाम एक जगह होगा। तो भैया ये बताइए कि यहाँ से वो बसें, ट्रेनें और ट्रक में भर भर के आप लोग वोटर को ले जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हो आपने वहां पर 62 लाख से ज्यादा वोट काट दिए। आपको लगा कि जो लोग आपको वोट नहीं करेंगे, जो दूसरे दल को या विपक्ष को वोट करेंगे, आपने उनके नाम कटवा दिए। और ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि देश के चुनाव आयुक्त के सामने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको सरेआम गालियां दी जा रही हैं, सरेआम उन पर फप्तियां कसी जा रही हैं, और बेहद गंभीर और इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मुझे लगता है कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे आरोपों को बर्दाश्त न कर पाए। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके कारण जो है बिहार के इलेक्शन को आपने कंप्लीट किया। इन 20 सालों में कई बार आपने उनको सुशासन बताया, कई बार कुशासन बताया। ये वही वो पार्टी है जिनकी अगर सरकार एनडीए की आई, जो कुछ दिन पहले नीतीश को भ्रष्ट और महाभ्रष्ट कहते थे। नीतीश कुमार के कम से कम 400-500 वीडियो भी पड़े हुए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो बिहार से, वो गुजरात से आया होगा, ये होगा फलाना और ढिमकाना। मतलब बहुत सारी बातें कही गई हैं। लेकिन इस पार्टी की एक बड़ी खासियत है, इनको गाली दो, इनको भ्रष्ट करो, महाभ्रष्ट करो, कुछ भी करो, अगर आप इनके दल में शामिल हो जाते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, तो फिर आप इनसे गले मिलिए और बहुत बढ़िया हो जाता है। अभी हमने इसी उसमें भी देखा, जब प्रधानमंत्री देहरादून आए थे, कांग्रेस छोड़कर जो लोग भाजपा में आए, उन सब की मुलाकातें की करवाई गई प्रधानमंत्री से, किसी से एयरपोर्ट पे, किसी की FRI में, किसी की जो है वो दूसरे हेलीपैड पर। जो भाजपा मूल का व्यक्ति था, वो तड़प रहा है। उनका विधायक कह रहा है साहब मेरा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। वो लोग कह रहे हैं कि आखिरकार हमने 30-35 साल इस पार्टी में किया क्या है। तो चूंकि वो जो पार्टी है पूरी तरह जो है एक कमर्शियल वे में, एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, वहां जो कार्यकर्ता जो था इनका पुराना, उसके लिए कितना वजन बचा नहीं बचा, वो सारे लोग देख रहे हैं। जो दूसरा सवाल आपका था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चिट्ठी लिखी है, जिन तिलक राजभेड़ का आप नाम ले रहे हैं, कि उत्तराखंड के बहुत कम लोग हैं ये जो जानते हैं कि तिलक राजभेड़ एक समय तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तिलक राजभेड़ वही व्यक्ति हैं जो भाजपा में बहुत लंबे समय तक रहे, उत्तर प्रदेश के दौरान भी। और वो इसलिए वहां से जो है क्विट किए गए या उनको निकाला गया क्योंकि उन्होंने वहां क्रॉस वोटिंग कर दी थी लखनऊ में। ये सब उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई वो चिट्ठी भेज रहे हैं, कुछ कर रही है, उनका इंटरनल मैटर है। वो खड़गे से मिले, वो राहुल गांधी से मिले, किसी से मिले, इससे हमारी क्षेत्र में या इसमें किसी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर कांग्रेस पार्टी इन सब घटनाक्रम के बावजूद जब ये सरेआम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग इनके बगल में जाकर बैठ गया है, जैसा ये कर रहे हैं उसी प्रकार से तय हो रहा है। और बड़ी बात आपने ये भी देखा कि देश के इतिहास में चुनाव आयोग की भर्ती को लेकर ही एक ऐसा मामला बना गया कि 2 लोग तो सरकार के पक्ष में होंगे और एक अपोजिशन का होगा। जहां 2 वोट पड़ेंगे वो चुनाव आयोग तो उसी प्रकार से भर्ती होगा। तो जब सरकार के 2 लोगों ने तय कर लेना है तो अपोजिशन को तो आपने वहीं पर उसकी पावर खत्म कर दी। तो चुनाव आयोग की भर्ती से लेकर चुनाव जीतने के जो है फार्मूले हैं, जो ये हथकंडे हैं, जो 10-10 हजार रुपए 21 लाख लोगों के खातों में, बहुत बड़ा रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ये दिखा रहा है कि आज जिन योजनाओं को लोग कहते हैं कि ये जनता के हित की योजना है, तो आप बताइए कि वो 5 किलो राशन के भरोसे अगर 80% जो जनता है वहां बैठी हुई है, 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन देके जो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये तो सोचने का विषय है। ठीक है, ये बंदुनी जी छोटे शब्दों में आप कमेंट करना चाहे तो कर सकती हैं, फिर मैं राजेंद्र जी के पास हाँ जी रौतेला जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के रहे हैं, ऐसा नहीं है खातों में पैसे नहीं गए हैं। मैंने आपको बताया कि इन्होंने सशक्त बहना योजना और सशक्त महिला योजना वहां पे निकाली थी, जिसके तहत हर महिला के खाते में वो पैसे जाने थे। तो जिस वक्त वो योजना लॉन्च हुई थी, ऐसा नहीं है कि उसी महीने पैसे चले जाते हैं। उस योजना के तहत कुछ समय उस पैसे को जाने में लगता है, तो उसके तहत वो पैसा बाद में गया है। पहली बात ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये जो SIR का था कि यहाँ से लोग गए, देखिए अगर हम भी यहाँ पर रहते हैं तो किसी का वोट कहीं हो सकता है, किसी के रिश्तेदार कहीं रह सकते हैं, तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, मुझे नहीं लगता इनमें कोई तथ्य है। और तीसरा जो तिलक राजभेड़ की बात कर रहे हैं, कितना लंबे समय उनको कांग्रेस में हो गया है, तो ये मतलब जो ठीक है सबके अपने व्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वहां जा रही है, उनके 14 में से 12 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, तो कहीं ना कहीं रोष तो उनके अंदर व्याप्त है।
तो ये तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि केवल एक प्रदेश अध्यक्ष बदलने से, एक जिला अध्यक्ष अगर वो वहां के विधायक हैं, उन्होंने पहले रायशुमारी करी थी, हमने उनका इंटरव्यू देखा था कि रायशुमारी तय हो गई थी, तो उसके बाद जिला अध्यक्ष आपने क्यों बदला गया? तो उनकी धामी की कहीं पर चल रही थी, उसके बाद एक उनके बेटे को लेकर भी खबर आई, कोई इस्तीफा या फिर कुछ और, या कुछ मतलब इस तरह की सियासत भी है। बीजी और रावत जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं गजेंद्र रावत जी के पास जाना चाहता हूँ। रावत जी, आप विश्लेषण कीजिएगा, बताइएगा, थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा, बिहार और उत्तराखंड में कितना फर्क पड़ सकता है और क्यों बेचैनी कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के नेताओं ने, केवल तिलकराज बेहड़ी नहीं है, 12 तकरीबन नेता है, हरीश रावत का नाम भी उसमें शामिल बताया जा रहा है। मेरा मानना है कि हरीश रावत का नाम उसमें कभी शामिल नहीं हो सकता। और ये जो धीरेन्द्र प्रताप वाली जो चिट्ठी है, ये किसी भी सूरत में मतलब वो मतलब इस बात को कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में जो है उनमें जिनके लोगों के नाम लिखे गए हैं उनसे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ये जरूर है कि तिलकराज बेहड़ के सवाल के बाद हरीश रावत की बाकायदा तिलकराज बेहड़ से मुलाकात हुई है। हरीश रावत उनके घर गए, उनका वीडियो आ रखा है और उन्होंने उनको थैंक यू बोला है तिलकराज बेहड़ ने कि हमारे घर पर आए मिलने के लिए। ये सब चलता है। और निश्चित रूप से जिस फॉर्मेट में आज भाजपा काम कर रही है कि आप साम दाम दंड भेद, चुनाव आयोग से लेके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब मतलब भाजपा काम करती है तो हम साम दाम दंड भेद, और अगर कांग्रेस काम कर रही है उसी फॉर्मूले पे चल रही है तो वो सब कुछ आप उसको जायज कैसे ठहरा सकते हैं? अरे सुनिए मैडम, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर है दूसरों के लिए, जब दूसरों की योजना है उनके लिए रेवड़ी कल्चर। अगर वीआईपी लोगों को ही रेवड़ी बांट दी जाए तो आप ये बताइए ना, अगर रेवड़ी जनता तक पहुंच रही है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं, अगर केजरीवाल का रेवड़ी कल्चर था, रेवड़ी केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बना दिया, वो तो एक विकल्प लेकर आए थे ना राजनीति का कि ये सारी पार्टियां बेकार हैं, जनता ने उन पे भरोसा करा, एक नई राजनीति आई। तो आप उनको देखिए ना कि रेवड़ी अगर आप बांटते हो जनता तक पहुंच जाए तो भी ठीक है, लेकिन वो रेवड़ी जनता तक भी कहाँ पहुंचती है? वो रेवड़ी तो वीआईपी लोगों के बीच ही चली जाती है। मैडम, अगर वो रेवड़ियां नहीं थी तो 21 लाख लोगों के खाते में जो 10,000 रुपए डाले वो रिश्वत थी? वो वोट देने के लिए पैसे दिए गए थे क्या? मैंने आपको पहले ही बताया है, मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई थी, तो जो योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी महिलाओं को दिया जाता। ये मैडम ये फालतू की बातें मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ 21 लाख लोगों के खाते में जो पैसे वो रिश्वत थी वोट डालने के लिए, क्या थी वो कौन सी योजना है? उन्होंने मुख्यमंत्री महिला सशक्त योजना बनाई थी, उसके अरे तहत भैया, हर महिला के रोजगार सुशासन चल रहा है, सुभाष बाबू बैठे हैं। तो जब कांग्रेस के राहुल गांधी खटाखट 8,000 रुपए भेजते हैं तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर कुछ कहिए ना। उन्होंने तो वोट भी ले लिए और उसके बाद लोगों को 8,000 रुपए भी नहीं दिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, आपको वहां अपना फॉर्म भरना चाहिए और 8,500 वाला फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। अगर आपको 8,500 रुपए नहीं मिले हैं तो निश्चित रूप से तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नाकामी है। आपने फॉर्म भरा? बात मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ, पार्टी को तो आप क्लीन चिट दे रहे हो कि नहीं? अरे कौन क्लीन चिट दे रहा है? दूसरी पार्टी अपनी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये रेवड़ी कल्चर है, की योजना है। रेवड़ी कल्चर कहानी का। मुख्यमंत्री जी अपनी जो वहाँ की बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनके लिए साइकिलें भी उन्होंने दी। तब कांग्रेस ने क्या कहा कि बिहार में सड़कें नहीं है, साइकिल कहाँ चलाएंगे? लेकिन महिलाओं ने उसका उपयोग करा ना। तो ये तो सरकार है, वो नई जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगी। आप उस पर मुझे नहीं लगता कि टिप्पणी करना उस पर उचित है। हर सरकार को मैं कहती हूँ महिलाएं सशक्त बनाना चाहिए। आपकी पार्टी में बैठकर मतलब इन पर टिप्पणी न करें और यहाँ घर बैठ कर भजन कीर्तन करें। जी थोड़ा बताइएगा। और वहाँ पे जो ठेली, आपको बिहार का कल्चर पता होगा, बिहार में हमारी कितनी बहनें हैं जो बेचारी फल के ठेले लगाती हैं, सब्जियों की ठेली लगाती हैं, दिन भर में कितना कमाती हैं। वो अगर उनको सशक्त बनाया गया, आत्मनिर्भर बनाया गया, तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति हो रही है? ये मेरी समझ से परे है, आपत्ति क्यों हो रही है? पिछले 20 साल में नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जब हालत इतनी खराब है इसलिए तो 10,000 अगर वहां पर कुछ काम नहीं होता, फिर मेरा यही है, तो जनता ने जो उनको वोट दी, इतने पुल का निर्माण हुआ, जो वहां पे बांध बन रहा था, जो एयरपोर्ट बन रहे थे, जनता देख रही है ना, जो बड़ी योजनाएं हैं सारी धरातल पर आ रही है। तो ये तो वही बात हो गई ना, आपने 20 नाम गिनाए, 10 उसमें साकार हो गए, वो लोगों ने देखे, आप उनको भूल गए और 10 आप गिना रहे हो जो अभी आगे पूरा वो करेंगे। एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर आप योजना का जिक्र करके ये बोल रही हैं कि चुनाव से पहले या फिर जो भी योजना चल रही थी उसके तहत पैसे देने। आपने दिल्ली में एक वादा किया था महिलाओं को कुछ ऐसी धनराशि देने का, जो 3-3,500 जो भी होगा,
लेकिन अब तक नहीं दे पाए क्योंकि चुनाव हो गया इसलिए। देखिए रौतेला जी, जब भी सरकार कोई योजना लेकर आती है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के भविष्य का सवाल अगर महिलाओं के लिए लेके आती है तो यहाँ हमें पर खुद भविष्य पता में है कि चुनाव जीत हमारे गए समाज इसलिए में लोकसभा में पड़ गया, नहीं वहां देखिए, चुनाव अगर जीत गए, पहले नहीं तो 10,000 देखिए ऐसे तो अभी यहाँ बिल्कुल, साढ़े तीन अगर हजार नहीं देता। सरकार ने नहीं रौतेला जी, देखिए अगर योजना लेके सरकार आई है निश्चित तौर पर वो महिलाओं को दी जाएगी, उनको कि सशक्त अगले बनाया चुनाव का जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाया कब होगा जाएगा। की ऐसे तो बात अच्छी है। यमुना नदी की सफाई के लिए भी पैसे मांगे गए थे, अभी छठ पर्व आया, हम सब ने ठीक देखा है, किस बोलिए। प्रकार लोग वहां पर आए, ठीक है उन्होंने नंदिनी पूजा जी। अर्चना करी। तो ये सब चीजें भी अपने में मायने रखती है। कई लोगों ने राजेंद्र कहा जी, कौन सी यमुना साफ हो गई, लेकिन जितनी साफ हुई उतनी तो करके दिखाई ना। ठीक आप है उस बात अरे को राजेंद्र जी, देखिए मैडम कितनी साफ हुई है। अब आप अरे ये नकली कहें 3 महीने में पूरी यमुना साफ कर दी जाए तो देखिए उसके लिए कुछ वक्त लगता है, वो ठीक वक्त है, ठीक सरकार है को देना नंदिनी जी, थोड़ा चाहिए। सा राजेंद्र जी को भी चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से बैठे जी हुए हैं। जी आपने जी पहले जी। कि वो नकली पोत देख ली उनके नकली पुल बना के था प्रधानमंत्री के लिए, और बाद में प्रधानमंत्री गए नहीं उसमें नहाने के लिए। ये वही थे यमुना साफ करने वाले, आपको मालूम होगा। इसी प्रकार की योजनाएं हैं जो दिखावे के लिए कुछ है वो चल रही हैं। बीजी बताइए थोड़ा सा कैसे कैसी स्थिति है। नहीं देखिए, जहां तक बात यह है कि बिहार को और उत्तराखंड में दोनों स्थितियां बिल्कुल अलग है। बिहार में जहां तक बात है जेडीयू और ये जितनी भी पार्टी हैं आरजेडी वगैरह, ये सब बिल्कुल वहां पे अलग तरह का एक माहौल है और अलग तरह की बिहार की राजनीति है। उत्तराखंड में अगर आप ये देखें तो उत्तराखंड में सिर्फ जो है दो ही पार्टी हैं जो आमने सामने है, बीजेपी और कांग्रेस। और आप ये समझ लीजिए कि कभी बीजेपी ऊपर तो कभी कांग्रेस ऊपर। लेकिन जिस तरह से जो है बीजेपी ने मतलब कांग्रेस के नेताओं को अपने साथ मिलाकर, और आप समझ लो कांग्रेस में नेता विहीन हो गए, कांग्रेस अपने आप में एक नेता विहीन हो गई और कुछ ही चंद जो है नेता लोग हैं। संगठन का ये हाल है कि संगठन भी जो उन्होंने काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आप ये देखें कि जो भी मतलब जब प्रीतम अध्यक्ष थे, प्रीतम के टाइम पे जो संगठन था वो आज भी महाराज जी के टाइम पे वो चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब नया प्रदेश अध्यक्ष आप बनाओगे तो क्या वो अपना संगठन नहीं बना सकता? क्या उसको अपना संगठन बनाने के लिए एक उसको मौका दिया जाना चाहता है? लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। तो उसी का प्रतिफल है कि आप ये देखो कि पिछले 3-4 सालों में कांग्रेस ऑलमोस्ट किसी हाशिए में चली गई। जहां तक बात यह है कि एक और बड़ी विडंबना है कि आप ये देखिए कि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें बड़ी चलती हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, तराई और पहाड़। ये जो मामला जो चल रहा है ये अपने आप ठाकुर ब्राह्मण, ये जो मतलब ये एक परिवेश जो है उत्तराखंड में हो गया। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं और राजनीति उसमें फंस गई है। आप ये देखो ना कि अभी करण महाराज जो है कुमाऊं से थे, अब जो है आपने जो है उनको गोदियाल साहब को यहाँ से बना दिया, ये ब्राह्मण है ना। उसके साथ प्रीतम सिंह जी को आपने जो है इधर गढ़वाल के ही है ना। तो और आप ये देखिए कि जहां तक अपने रावत जी भी गढ़वाल के हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस एक अपने आप में एक स्ट्रैटेजिकली, जिस तरह से बीजेपी जो इतनी स्ट्रांग है उत्तराखंड में, उसके अगेंस्ट अगर उनको जो है चुनाव लड़ना है तो उनको सबसे पहले जो है संगठन पे काम करना पड़ेगा। जितने धड़े हैं, तो आप बात कर रहे हैं कि जो है अपने तिलक राज भेड़ की, तिलक राज भेड़ अपने आप में बहुत स्ट्रांग नेता है। और आप इनको वो पंजाबी जो मतलब जितनी भी जो वो हैं वोटर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या बात है कि मतलब जो है तिलक राज भेड़ जो है बिल्कुल अलग हो गए और वो अपने लोगों को लेकर उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो मेरे कहने का कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति है, देखिए राजनीति बीजेपी में है, बीजेपी में धड़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या है कि सतह पे कम आते हैं और किसी न किसी तरीके से इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आदमी चुपचाप बैठ जाता है। अब आप ये देखो कि आप ये देखिए बीजेपी में जितने रावत है सबके धड़े अलग अलग हैं। जब कोई कुछ बोलता है तो उसके अगेंस्ट कैसे जो है मतलब वो नहीं बोलते, उनके जो छुड़वैया नेता हैं साथ वाले वो पोस्टर लगाने लगते हैं। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि दोनों पार्टियों का कल्चर अलग है। और बिहार की जहां तक बात है, बिहार में जो इलेक्शन हुआ है ये इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी ने और महागठबंधन के साथ, मैं आप ये बता रहा हूँ जेडीयू ठीक है, जेडीयू को जो वोट मिले इसका मतलब ये नहीं कि जेडीयू को जितने वोट मिले हैं तो वो जो जेडीयू को वोट मिले उनका अपना वोट बैंक नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना सर कि जिसमें बीजेपी का भी वोट था, उन्होंने जो है हर एक को रखा, एचएम है, चाहे जो है अगर आप चिराग पासवान की पार्टी बात कर रहे हैं तो इन्होंने उन लोगों को सबको जोड़कर और इस तरह से जहां जहां उन्होंने चुनाव मतलब उनके कैंडिडेट थे तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। और सबसे जो खास बात सर, सबसे जो खास बात है, आप ये जानते हो कि बीजेपी का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो है महिलाएं। तो महिलाओं का जो मतलब रहा है वो अगर आप ये देखें
उनका ही जो है इफेक्ट रहा है कि इतने अच्छे वोट परसेंटेज बढ़े। मैं तो आज डेटा देख रहा था, महिलाओं ने पिछले 2020 के चुनाव के बाद 10% ज्यादा मतदान किया, तो उसका इफेक्ट है ना। वोट आप समझ लीजिए, वोट शेयर जो है वो पलट जाता है। अगर आप उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में सिर्फ जो है कांग्रेस का वोट शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन सीटें नहीं ले आते। तो सिर्फ जो है 3% 4% वोट से इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। जी हार में जी, वो वाली बात ना जो गजेंद्र भाई ने उठाई थी कि हम लोगों ने एक अलग तरह की थ्योरी देखी, अलग तरह का कल्चर देखा, और बीजेपी तो वैसे भी अपनी रणनीतिक तौर पर किस तरह से प्लानिंग करती है चुनाव जीतने की और चुनाव लड़ने की, वो सब जानते हैं। अब देखिए वहां पर अभी बंदूरी जी बता रही थी कि एक योजना के तहत लोगों के खातों में 10,000 रुपए चले गए या पैसे दे दिए गए महिलाओं के खातों में, उसका असर साफ दिखा। दिल्ली में देने की बात की थी और सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली में अभी वही योजना के तहत वो पैसे दिए नहीं गए। लोग कहते हैं कि नहीं, बेवकूफ बना दिया हमको। नहीं, अब वहां पर चुनाव से पहले ही पैसे दे दिए गए और यहाँ चुनाव जीतने के बाद भी नहीं। ये फिर महिलाएं तो सब जगह एक जैसी हैं, परेशानियां सब जगह एक जैसी हैं, योजना सबके लिए एक जैसी होगी। वहां 3,000 नहीं दे पा रहे, वहां 10,000 दे दिए। आप क्या बिल्कुल कहेंगे? सही बात, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात और भी सोचिए सर। देखिए जो आप जो सो कॉल्ड रेवरी कल्चर आप कह सकते हैं, या जो भी चीज हुआ है, इन चीजों के पीछे एक पृष्ठभूमि है और कहीं ना कहीं किसी ने शुरुआत करी है। मुझे लगता है केजरीवाल की जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरह की जो है शुरुआत करी और उन्होंने जीत दर्ज करी। अब उसके बाद धीरे धीरे करके आप समझ लो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, फिर जाके जो है आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, तेलंगाना में शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके ये आग जो है आगे बढ़ रही। अब लोगों ने जो है, पार्टियों ने समझ लिया कि हम जो है किसी तरीके से अगर इस तरह का काम करते हैं तो हमारे वोट बैंक में जो इजाफा होगा। लेकिन क्योंकि सरकार जो है एनडीए की थी बिहार में, तो उनके पास मौका था कि चलो इस बार पैसे देके किसी न किसी तरीके से हम जो है इसको पलट दें, और उसका असर मिला। ये तो एक वो अलग तरह की रणनीति का हिस्सा है ना। फिर ये आप उसमें ये नहीं, आपने भी तो साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ अपनाया, तो कोई दूसरी पार्टी करे तो फिर वो खराब कैसे हो सकता है? आपने केजरीवाल को होगा लिया नहीं। पंकज जी, आप सब लोग पत्रकार हैं, गजेंद्र रावत इतने साल से इतने जो है एग्रेसिव पत्रकार हैं उत्तराखंड के, सबको पता है कि जो है राजनीति में एक ही मकसद है, किसी तरह से कुर्सी मिल जाए। कुर्सी के लिए चाहे कुछ भी हो, वो हर पार्टी, और कहते सुचिता के बाद खत्म हो। बंदूरी जी, एक बात बताइएगा, उत्तराखंड का चुनाव और सब लोग चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार खत्म हो गया तो आपका फोकस जाहिर सी बात है बीजेपी पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है। मैं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या देखूं आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, कौन सा ऐसा उपहार अब तक दिया बल और कौन सा अब आप देने जा रहे हैं? देखिए रौतेला जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी, अगर हम ठीक है महिलाओं के लिए मैं बताऊंगी आपको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो हमारा संगठन है, वो बहुत मजबूत है। अगर आप केवल चुनाव से कुछ चंद दिन पहले कुछ लोगों को मैदान में उतार दें और आप ये कहें कि अब हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें हम भी शामिल हैं, तो हम 24/7 धरातल पर है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम कभी ये नहीं देखते कि हम पदाधिकारी, जो भी क्षेत्र का व्यक्ति हमारे पास आता है, हमारे विधायकगण कोई भी हो, हम उसको वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसकी मजबूरियां होती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, कार्यकर्ता है, वो समर्पित कार्यकर्ता है। और अगर आप कांग्रेस के भी कहीं भी बयान सुन ले, तो सबसे पहला बयान यही निकल के आता है कि सरकार से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्योंकि जो कार्यकर्ता है, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की जो प्लानिंग है और जो उनका चुनाव लड़ने का एग्रेसिव और अलग तरह का अंदाज है, उसकी तारीफ तो हर कोई करता है कि भाई इसीलिए सीटें आ रही। मैं जानना चाहता था कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए पिछले 10 साल में हुए कार्य और उनको दी गई ये राशियां, या फिर घषारी योजना जैसे जो योजनाएं चलाई जानी थी या जा रही थी, उनको लेकर जो खबरें आई, जो जैसा उनका हाल रहा, और आगे की योजनाएं क्या होंगी बोल? देखिए रौतेला जी, मैं बताऊं, अगर महिलाओं की हम बात करें, अपनी बहनों की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चुनाव के दौरान, इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो महिलाओं के द्वारा स्थानीय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए विभिन्न योजनाएं, एक जिला एक प्रोडक्ट, इस तरह की योजनाएं, उसमें हमारी महिलाओं ने जो भी प्रोडक्ट बनाए, उनके लिए एक उनको अवसर दिया गया। ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज, आप जगह जगह जाएंगे, किसी भी बड़ी जगह चले जाएं, जगह जगह उनकी, मैं कहूँ की प्रदर्शनी लगती है बड़े बड़े होटल्स में, जहां सबसे बड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहां पर ये लगाए जाते हैं। दूसरा,
अगर महिलाओं एकल महिला स्वरोजगार योजना की बात करें, उनको लोन फैसिलिटी दी गई, जो सिंगल मदर है, आश्रित है, उसके लिए लोन फैसिलिटी दी गई कि 1 लाख तक की लोन दी गई। आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें 75% सरकार देगी, 25 उनको अपना लगाना है। ये जो अगर हम बिहार स्वयं में जो सहायता योजना चलाई, जिसके हिसाब से जो पैसे दिए गए, इसमें क्या क्या होना था, इसमें क्या हो सकता है, क्या थी योजना, कैसे? देखिए सशक्त, देखिए एग्जैक्टली अगर मुझसे अगर आप ना पूछे, मैं कल ही देख सीखिए, सशक्त महिला योजना थी कि जो हमारी ठेली वाली छोटी बहनें होती है जो जगह ये जगह, सशक्त इनफैक्ट वाली जो महिला अगर वाली आप योजना है, उत्तराखंड में, ये अगर आप इस वे में मैं आपको बताऊं, अगर आप उत्तराखंड में आप ये देखें तो शायद हमारे पहाड़ों पर भी आपको इस तरह का कम दिखाई देगा ये कल्चर, लेकिन जैसे जैसे आप प्लेन की तरफ देखेंगे, जो ये छोटी छोटी रेडिया भी होती है, हमने वहां पे बहनों को, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे काम रेडी ज्यादा लगाना करती हैं जरूरी है। ठीक इस ठीक है, टाइप का, मैं लेकिन आपके हमारे साथ नहीं, उत्तराखंड में इस रणनीति टाइप का ऐसी रहती नहीं है ना, है। अलग-अलग रणनीति अलग-अलग राज्य के लिए हो सकती है, हाँ लेकिन बिल्कुल महिलाएं बिल्कुल, जो रणनीति है नहीं, और इसके बाद एकल महिला स्वरोजगार योजना है, स्वयं सहायता, और अगर हम लड़कियों के लिए देखें, गौरानंदा योजना थी, उसके तहत उनको जब वो प्लस, उसके बाद जन्म के समय भी उनको राशि दी गई, 21,000 की राशि है, 11,000 उनकी मुझे पढ़ाई के लिए कहीं दिया थोड़ा-सा, गया, मैं अब जब ये ग्रेजुएशन के हमारा लिए दिया इश्यू हो गया। चुका है, महिलाओं पर फोकस बीजेपी का है, महिला वोट बैंक पर फोकस है, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं की उन्नति पर फोकस है, जी महिलाओं उनको, को दी जी जाने वाली जी राशि रौतेला जी, उनको और आत्मनिर्भर बनाना भारतीय जनता पार्टी का हाँ, लक्ष्य है, सशक्त और हम उसको पूरा आत्मनिर्भर बनाना करेंगे। अच्छी बात है, जी बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इस सोच का अपने उत्तराखंड से मैं अगर इसकी तुलना करूं, अब तक क्या कुछ रहा भला ऐसा, जिससे अपनी पहाड़ की महिलाएं, वैसे उनको सशक्त बनाने की जरूरत तो है नहीं, वो खुद ही सशक्त है, लेकिन अगर कोई सपोर्ट मिल जाता तो और ज्यादा बढ़िया चीज हो जाती। देखिए रौतेला जी, मैं समझ रही हूँ जिस वक्तव्य में आप ये कहना चाह रही हैं, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, उनका प्रोडक्ट है, वो जो कुछ काम करती ये हैं, अजीत अगर भाई को उनको बोलने तो स्वरोजगार दीजिए, के वहां पर आप तो आप बोलने तो किससे, बोलते रहिए दीजिए, मैडम, गजेंद्र भाई? शाम तक बोलते रहिए। नहीं आप बोलिए गजेंद्र भाई। दरअसल क्या है कि अगर ये जो बता रही हैं कि भाजपा की प्रवक्ता जी की महिलाओं के लिए बहुत बेहतर काम हो रहा है, पिछले 4 सालों से धामी की सरकार में मंत्रिमंडल के पद खाली पड़े हुए हैं। अगर आप इतनी हितैषी हैं ये सरकार महिलाओं की, तो वो जो आशा नौटियाल वहां खाली बैठी हुई हैं, दूसरी तीसरी जो है हमारी महिलाएं, सविता कपूर जी हैं, उन्हीं को मंत्री बना दीजिए। हमें लगेगा कि हाँ वास्तव में आप कुछ करना चाह रहे हैं। कहाँ करते हैं? यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ अपनी बात रखने का भी किसी के पास हिम्मत नहीं है। आज की तारीख में इस पार्टी के भीतर इतनी बुरी तरह लोगों को जकड़ के रखा हुआ है कि आज कोई विधायक बोल नहीं रहा है। बीच में महेंद्र भट्ट का पिछले 4 सालों में कम से कम 365 बार बयान आ गया होंगे, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, हो रहा, आज तक नहीं हुआ। धामी जी का बयान आया, मैं दिल्ली जा गया हूं, मैंने हाईकमान को लिस्ट सौंप दी है, आज तक नहीं हुआ। इनके विधायक कह रहे विनोद चमोली, कब होगा विस्तार, कुछ पता नहीं है। खजानदास कह रहे कि कब होगा। अरे क्या मतलब, आपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, जो भारत सरकार के नियम है, जो संविधान कहता है, उसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में 11 मिनिस्टर होने चाहिए, वो आप नहीं भर रहे। जब वो नहीं भर रहे तो काम कौन कर रहा है उनकी जगह? क्या हर व्यक्ति की रीच पुष्कर सिंह धामी तक है? क्या हर व्यक्ति वहां चीफ सेक्रेटरी तक जा रहा है? इनका खुद का कार्यकर्ता, वो खुद ही परेशान है। वो कह रहा है कि अगर 5 मंत्री और होते तो जिस प्रकार की भीड़ सुबह धन सिंह रावत के घर पे लगी हुई है, रेखा आर्य क्या जा रहे हैं, गणेश जोशी क्या जा रहे हैं, सुबोध उनियाल क्या जा रहे हैं, तो भाई ये कहां जा रहे हैं लोग? इसका मतलब उनके यहां जाने में तो बड़ा झिझकते हैं। इनको तो अभी ये भी नहीं मानते कि हमारी पार्टी है, तो कह रहे कांग्रेस से आए हुए हैं। स्थिति यह है कि इन लोगों का जो आज पूरा सिस्टम चल रहा है, वो सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित हो गया है। उस चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार के कुछ भी अपनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किसी भी लेवल तक जाना पड़े, उसमें इनको कोई हिचक नहीं है। हमने कहा ना कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के लिए जो सब बातें कही, वो तो सब सारा देश जानता है। अभी भी यूट्यूब में वीडियो पड़े होंगे उनके सब। इस प्रदेश में किशोर उपाध्याय ने कहा था कि मां गंगा जो है नरेंद्र मोदी की मां की अस्थियों को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने उनको भाजपा में शामिल करा दिया। इनके जो जितने सारे लोग जो शामिल करा गए, तो कोई इथिक्स है आपका? कोई कुछ बात तो होनी चाहिए कि भाई आप एक लाइन पर खड़े। इसका मतलब आपने ये मान लिया कि आप जिनको भी लेकर आएंगे वो अपने यहां शामिल करने, भीड़ बढ़ानी है, वोट बैंक खड़ा करना है, और अपने कार्यकर्ता की जो है राजनीतिक हत्या हो जाएगी। ये नहीं बता पा रहे हैं आज की इतने सारे लोगों को अपनी पार्टी में लेने के बाद इनका खुद का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, उस कार्यकर्ता की क्या बगत वहां रह गई है? ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। अब आप देखिएगा जब यहाँ उत्तराखंड में चुनाव आएगा, उस चुनाव को आते आते ये तय मान के चलिए आप, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में भी ये पैसे बांटने की योजना आएगी, क्योंकि और कुछ बताने के लिए आपके पास नहीं है। इस प्रकार की जो 10-20 हजार रुपए बांटने वाली योजना है, एक टाइम तो हम सुनते थे कि भाई चुनाव के दौरान जो है
शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है। ये तो बिल्कुल टेक्निकली इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि आप उसको लीगल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं, आज लाइन पर खड़े हैं। अब उन लोगों को इस लाइन पे भी खड़े देखेंगे आप, ये बड़ा सोचनीय विषय होगा। आज अगर महिलाओं के लिए कुछ किया होता तो आज हमारी महिलाएं, प्रसूता महिलाएं रास्ते में दम न तोड़ रही होती। आज गुलदार हमारे बच्चों को खा रहा है पहाड़ में, लोग वहां भागने को मजबूर हैं। क्या किसी ने पूछा उसके बारे में? ये स्कूलों की बिल्डिंग बना रहे हैं, अस्पतालों की बिल्डिंग बना रहे हैं, सरकारी भवन बनते जा रहे हैं, हजारों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई है। अंदर जाके ढूंढ रहे तो वहां टेक्नीशियन नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं कह रहे कि जो है टीचर नहीं कह रहे, सब भागे साहब यहां से। तो अगर आप इस प्रकार की योजनाएं बनाएंगे, पैसे बांटने भर से जो है भला हो जाए, उससे आप सरकार तो बना लेंगे, लेकिन कभी भी वो सरकार जन कल्याणकारी नहीं हो सकती है। और किसी भी सरकार का एक बेसिक पैरामीटर है कि अगर उस सरकार के काम से आम जनता को डायरेक्ट फायदा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसको उसके खाते में 10,000 रुपए डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्यों डालोगे? आप उसको इतना सक्षम बनाइए रौतेला जी और आप सभी लोग कि किसी व्यक्ति को इतना सक्षम बनाइए कि वो आपके दरवाजे पे 10,000 की वेट ना करे, बल्कि वो हर महीने जो है 20-30 हजार रुपए कमाए, वो पलायन रुके, वो वहीं रह के अपना स्वरोजगार कर ले, रोजगार कर ले। वो इतना तो एश्योर हो कि हाँ भैया अपने प्रदेश में कुछ करेगा तो उसकी कोई सिक्योरिटी होगी, उसके लिए उसके मतलब वो सड़क से बाहर निकल पाएगा तो उसमें कोई हमला नहीं होगा। आज तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि महिला अटैक को लेकर कितनी सारी घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ती थी जिसने अपनी बेटी का जो है रेप करवाया। ये सब चीजें ऑन द फ्लोर है, कहीं कुछ छुपा नहीं है। इनकी बड़ी संख्या में लोग जो है ऐसे कांडों में पकड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप कभी भी पैसे बांटने को लेकर नहीं जाना चाहिए। और जो सरकार की योजनाएं हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, सरकार को ऐसे पैसे बांटने वाली योजनाओं की बजाय नीतीश कुमार को भी जो आज आखिरी टाइम पे पैसा बांट रहे हैं, अगर उस पैसे से कुछ हो रहा होता तो वो जो ट्रेनें भर भर के जो जा रहे हैं लोग, जैसे वोट खत्म हुआ लोग वापस चले गए बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए। कल सुबह अगर आप अपने किसी व्यक्ति को रिस्पना पुल पे भेजिए, एक बार में 2 से 3 हजार लोग वहां पर मजदूरी के लिए खड़े रहते हैं, कोई आके उनको ले जाए। तो अगर उस बिहार में तक कल्याणकारी योजनाएं चल रही होती तो निश्चित रूप से जो भारी पलायन है, जो बिहार का आदमी यहाँ पर आके जो बेचारा उन झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, वो 10,000 रुपए ऐसा न करता। बोलो मंदुनी जी कुछ कह रही है। हाँ रौतेला जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए योजनाएं होती है, सरकार अच्छी आती है, आप वो जनता के लिए कल्याणकारी काम करते हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ, कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन्होंने वहां का जो जंगल रास्ता उसके बारे में भी थोड़ा सा सबको बता देते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि इससे पहले जब लालू की सरकार वहां पर रही तो क्या जंगल रास्ता, दिन में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, रहते थे। अब मुझे पता है जो 2-3 घटनाएं है कि आप अभी घटनाएं लाएंगे, लेकिन जब लालू जी की सरकार वहां पर थी, एक महिला डॉक्टर जो कि इतनी पढ़ी लिखी महिला थी, उसके साथ वो रात को आप बताइए ना मैडम, इतनी घटना तो उसके बारे में आप नहीं कहेंगे, आप इतना बता दीजिए, के बारे में नहीं कहेंगे, आप तुष्टिकरण के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे काम कर रही है, पैसे बांटने वाली कोई चीज होते नहीं, आप सामाजिक फैक्टर के बारे में भी तो बात करिए ना। वहां पर जो छठ महोत्सव, एक बिहारी जो हमारे भाई हैं उनसे पूछिए कि छठ उनके लिए क्या कितना बड़ा पर्व है, लेकिन कितना बड़ा अपमान छठ पर्व। अच्छी कि आज हम उत्तराखंड में है, हम अपनी संस्कृति की बात करें, लेकिन क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता? क्या हम विदेश में जाते हैं तो हम ये कहेंगे, हम ये तो कहेंगे ना हम भारत से हैं? तो देखिए छोटी मानसिकता के साथ अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और छठ पर्व को हम हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैडम छठ तो बहुत पहले खत्म हो गया, आपकी सरकार क्या छुट्टी कर रही है? तो उन्होंने क्या करा? अपमान करा ना। आप हमारे अपमान करोगे तो आप ऐसी सरकारों का कैसे वो कर सकते हो न्याय? आप ये बताइए ना, कितना गलत बातें उन लोगों ने करी है। आप एक बात बताइए मैडम, मेरे को एक छोटा सवाल है, आप एक बात बता दीजिए मेरे को। सुनिए मैडम, में समरसता अरे मैडम सुन तो है ना, आप एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि वहां जंगल राज था लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद का बेटा किसकी सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री था? और वो जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी थी? आतंकवादियों वाली पार्टी जिनके साथ सरकार चलाई गई। ये जो फार्मूले है मैडम,
ये सिर्फ ये नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू जिस दिन तक वो आपके साथ है उस दिन तो वो राष्ट्रवादी है, और जैसे दूसरी जगह जा रहे हैं वो दूसरी हो जा रहे हैं। सरकार बनती है ऐसी बात कर रहे हैं आप। राजनीति में तो अब उस जंगलराज वक्त भी खत्म कोई हो गया, शपथ पत्र अब आप होते हैं, अब आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अब ये सरकार जब बनाई जाती है गठजोड़ से, अगर सरकार मेरी- बनी मेरी तो जी, एक पता सवाल का लगा जवाब लीजिए, आपसे चाहता हूं एक सर। पहले सरकार बनी एक बाद में बनी, तो ये ठीक है, तो बंदी। समीकरण बनते हैं ये उस जो अभी प्रकार विदित के, भाई ने लेकिन कहा उनका ना, कंपैरिजन मीठा नहीं कर मीठा गप सकते गप हम। कड़वा कड़वा थू, इससे मेरे को ना एक बात याद आ गई, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी याद आ गए। वो बार बार कहते थे, और जब ये बात कहते थे तो उसमें एक चीज उनके वक्तव्य में एक चीज रहती थी, क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल वो दल, जब कोई भी पार्टी एकाएक इस तरह से हावी कहीं पर हो रही है, तो वो उनका मानना ये था कि क्षेत्रीय पार्टी ही उसकी काट हो सकते हैं। बिहार चुनाव का अगर जब देखते हैं हम, कांग्रेस बनाम बीजेपी देखते हैं तो कांग्रेस कहीं नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा काफी ज्यादा रहा है, बीजेपी को छोड़े उसके बाद आप देख लीजिए, जोड़ देंगे तो बीजेपी से के आसपास। लेकिन मैं उत्तराखंड के नजरिए से, चश्मे से देखना चाहता हूं। यहाँ पर तो क्षेत्रीय पार्टी है नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल, और उसमें भी थोड़ा छटपटाहट इस बार दिख रही है। क्या कुछ कुछ अलग हो सकता है क्या, कुछ अलग दिख सकता है क्या? जी आवाज आ रही है? हाँ सर, देखिए जहां तक बात उत्तराखंड की बात है, मैंने पहले भी बोला था आपको कि जो दो दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी का अपना संगठन और जिस तरह से उन्होंने पिछले राजनीतिक अपने समीकरण बनाए हैं, उसके हिसाब से अगर आप ये देखें तो बीजेपी के सामने मतलब कांग्रेस कहीं नहीं रुकती। अगर मुझे ये लगता है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए था, कांग्रेस को अपना संगठन, अपनी जो लीडरशिप है, अपने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे अगर लड़े तो कहीं जो है कांग्रेस बहुत कुछ अच्छा कर सकती है 2027 में। लेकिन जहां तक हम रीजनल पार्टी की बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल में आप देखेंगे सारे केंद्रीय अध्यक्ष है, सारे केंद्रीय मंत्री हैं, सारे केंद्रीय हैं, है ना। कोई सड़क पे तो काम करने वाला कोई है ही नहीं, सब वही है। देखिए सब कोई अच्छा, ये उस पार्टी को सब लोग अच्छा मानते हैं कि हम उत्तराखंड क्रांति दल की कोई बुराई नहीं करता है, उसके मुद्दों की कोई बुराई नहीं करता। लेकिन जब तक आपका संगठन लीडरशिप नहीं होगी, जिस तरह जो है आपके पीछे जो है लोग उसको बात को नहीं समझेंगे और वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से वो कहीं भी उत्तराखंड क्रांति दल, आप ये समझ लो, वो उसको वोट परसेंटेज में आप देख लीजिए 1% भी वोट नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है मुद्दों और वोट चेंज करने में वो जो कला है सिर्फ बीजेपी को आती है। तो ये बात है, उसके सामने हमें लगता है उत्तराखंड अभी भी बहुत दूर है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए।